मेरा नाम सोनी है। हमारी आज की यह कहानी सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते थे। किसी पर जुल्म करते समय इंसान यह नहीं सोचता कि एक न एक दिन उसके साथ भी यही सब कुछ होना है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरा अभी शादी नहीं हुई थी, हालांकि मेरी उम्र 27 साल थी। अभी मैं अपने घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। टीचिंग करना मेरा शौक़ था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर से बाहर जॉब करने के लिए नहीं जाने दिया। इसीलिए मैंने अपने शौक़ को पूरा करने के लिए घर में ही बच्चों को ट्यूशन के लिए बुला लिया था। हम 4 बहनें थे, हमारा कोई भाई नहीं था। मेरी बड़ी तीनों बहनों की शादी हो चुकी थी और वह अपनी ससुराल में खुश थी। अब मेरे घर में मेरी मम्मी और मेरे पापा और मैं, सिर्फ हम 3 लोग ही बचे थे। मेरी ज़िंदगी बहुत ही सिंपल सी थी, लेकिन अच्छी गुजर रही थी। फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा शामिल हो गया जिसको देख के बाद शायद मेरे होश उड़ गए थे। उस लड़की का नाम नगमा था। वह बहुत ही प्यारी थी, मगर उससे कोई भी प्यार नहीं करता था, क्योंकि मैं उसे जब भी देखती थी वह बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होती थी। उसकी इतनी बुरी हालत देखकर मुझे उस पर बहुत तरस आता था और अफसोस भी होता था कि गरीब इंसान से क्या नहीं करवा लेती है। गरीब इंसान अपना पेट भरने के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि कभी तो नगमा को चोट लगी होती थी या कभी ऐसा लगता था जैसे उस पर किसी ने हाथ उठाया हो। पर उसके साथ यह सब कुछ कौन कर रहा था, ये मैं अच्छी तरह से जानती थी। इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं सकती थी, क्योंकि मैं दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाना चाहती थी। पर बात अगर किसी पर अत्याचार की आ जाए तो मैं खामोशी से नहीं रहती थी, क्योंकि किसी पर अत्याचार होते हुए खामोशी से नहीं देखना चाहिए। उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और उस इंसान की मदद करनी चाहिए जो इस तकलीफ़ से गुजर रहा है। ये कहानी हमारे घर के बिल्कुल सामने वाले घर की ही है। हमारे सामने वाले घर में एक फैमिली रहती थी। हमारी गली पतली सी थी, इसीलिए हमारे घर बहुत ज़्यादा करीब थे। गली में ज़्यादा फासला नहीं था। ऐसा लगता था कि 2 कदम चलो तो सामने वाले घर में पहुंच जाओ। वो लोग हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी और हमारे जानने वाले भी थे। सभी पढ़े लिखे लोग थे और सारे मोहल्ले वाले उनकी तारीफ़ किया करते थे। उनके घर से एक लड़की हमारे यहाँ कभी कभी कोई चीज़ लेने आती तो मैं अपनी माँ से पूछती, यह किसकी बेटी है? इसकी उम्र भी बहुत कम थी, लेकिन इस बेचारी के साथ बड़ी ही अत्याचार हो रहा था। मैं अपनी माँ से कहती थी कि आखिर यह लोग इसके साथ इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं। पहले तो मुझे यही लगता था कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर मुझे एक ऐसी बात के बारे में पता चला जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कन्फ्यूजन में फंस गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। कभी कभी इंसान ऐसे ही हादसों में फंस जाता है जिनके बारे में उसे पता तो होता है, लेकिन वह नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है। ऐसा ही हादसा कुछ मेरे सामने भी होने जा रहा था, क्योंकि मेरी जंग जिसके साथ थी वह कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी ही बचपन की दोस्त पूजा थी, जो मेरी बहुत पक्की दोस्त थी। वो मेरे घर के सामने वाले घर में ही रहती थी। हालांकि वह पीछे वाले मोहल्ले में रहती थी, लेकिन वो शादी करके मेरे सामने वाले घर में आ गई थी। उसकी शादी हमारी गली में हुई थी। उसकी शादी पर मैं बहुत खुश थी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे ही घर के सामने शादी होकर आ रही है। मुझे इस बात से बहुत फ़ायदा था, क्योंकि हम दोनों फ्रेंड्स की फ्रेंडशिप इस तरह से कभी भी ख़त्म नहीं होती और हम लोग हमेशा एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते। लेकिन उसकी शादी को 5 साल हो गए थे। भगवान ने उसे अभी तक औलाद नहीं दी थी। फिर बड़ी मन्नत और मुरादों से और बहुत ही तकलीफ़ झेलने के बाद मेरी फ्रेंड पूजा के जुड़वा बच्चे हुए थे। वो अपने जुड़वा बच्चों की वजह से बहुत खुश थी, लेकिन शायद उसकी ये खुशी गम में बदलने वाली थी, क्योंकि उसके दोनों बच्चे ही इस दुनिया से पैदा होने के 2 घंटे बाद ही मर गए थे। उस बेचारी को खुशी मिली थी और फिर उससे छिन भी गई थी। कहाँ तो उसको एक बच्चा भी नहीं हो रहा था, अब उसको जुड़वा बच्चे हुए थे तो उसे डबल खुशी थी और उसकी सारी की सारी खुशी उससे छिन गई थी। ये सदमा वह बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसके इस सदमे को अपने दिल पर और दिमाग दोनों पर लगा लिया था। वो पागल हो गई थी और अपना ख्याल भी नहीं रखती थी। उसकी इस हालत पर मुझे बेहद अफसोस हुआ था। मैं भगवान से रो रो कर प्रार्थना करती थी कि उसके यहाँ कोई बच्चा पैदा हो जाए, ताकि उसका ध्यान उसमें लग जाए और वह पहले की तरह नॉर्मल हो जाए।
पर वह डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। उसकी हालत बहुत बुरी थी। आज भी उसी से मैं मिलकर उसके घर से वापस आ रही थी। मैं घर आई तो मेरी मम्मी ने मुझे एक बड़ी ही अजीबोगरीब सी खबर सुनाई थी। मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि तुम सामने क्यों गई थी। मैंने अपनी मम्मी की तरफ देखा और कहा कि आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो। पूजा मेरी फ्रेंड है और आपको पता है कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन उससे मिलने के लिए जाती रहती हूँ। मेरी मम्मी ने कहा, कल जब तुम कॉलेज गई थी तो पूजा की सास और ससुर हमारे घर आए थे। मैं अपनी मम्मी की बात सुनकर चौंक गई थी और फौरन ही उसकी तरफ देखने लगी थी कि आगे वह क्या कहने वाली हैं। मेरी मम्मी ने कहा, वह लोग पूजा के पति विराट के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए आए थे। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैंने कहा, क्या कह रही हो? क्योंकि मुझे इस बात पर यकीन नहीं आया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अभी तो मेरी आंखों से वही आंसू नहीं सूखे थे जो मेरी दोस्त पूजा की हालत देखकर मिले थे। और यहाँ मेरी माँ ने भी मुझे एक अजीब सी खबर सुना दी थी कि पूजा के ससुराल वाले उसके पति के लिए मेरा रिश्ता मांगने के लिए आए हैं। पूजा का पति एक बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम था और जॉब भी बहुत अच्छी करता था। बड़े बड़े लोगों में उसका उठना बैठना था और वह हर हिसाब से बहुत ही अच्छा था। उसके अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, जिसकी वजह से उससे कोई भी लड़की आसानी से शादी करने के लिए तैयार हो जाती, भले ही वह शादीशुदा ही क्यों ना था। वैसे तो पूजा भी बहुत खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन हालात और परेशानियों ने उसे पागल बना दिया था। मगर मैं पूजा की फ्रेंड होने के नाते यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि वह पूजा से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता था, क्योंकि उन दोनों की लव मैरिज हुई थी और वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपनी मोहब्बत के बारे में अपनी अपनी फैमिली को बताया था, तो दोनों के परिवार वालों ने मिलकर उनकी लव मैरिज को अरेंज मैरिज में करवा दिया था। मैंने अपनी मम्मी से कहा, आपको यह बात मुझे कल क्यों नहीं बताई? मम्मी ने मुझे बताया कि मुझे तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला था। तुम्हारे पीछे वह लोग यहाँ आए थे। उन्होंने मुझसे यह सब कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि हमें पूजा का भी ख्याल रखना होता है। अब पूजा की कंडीशन ही ऐसी हो गई है कि हम अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने पर मजबूर हो गए हैं। इस वजह से उनका बेटा बहुत परेशान रहने लगा है। वो लोग कहीं और भी तो अपने बेटे के रिश्ते की बातें करेंगे, इसीलिए उन्हें तुम्हारा ख्याल आया होगा। उन्होंने सोचा कि तुम पूजा की फ्रेंड भी हो, इस तरह से पूजा को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और तुम उसका और उसके पति का अच्छी तरह से ख्याल भी रख सकोगी। इस वजह से पूजा को भी लगेगा कि अगर उसकी अपनी फ्रेंड ही उसकी सौतन बनकर घर में आएगी तो उसका ख्याल भी रखेगी और उनके बेटे की ज़िंदगी में फिर से रौनक आ जाएगी। अब पूजा तो कभी माँ नहीं बन सकती। उन लोगों को लगता है कि अगर घर में कोई बच्चा पैदा हो गया तो शायद पूजा को लगेगा कि ये उसका अपना ही बच्चा है और उसकी हालत भी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि विराट किसी भी हाल में पूजा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो बच्चों की खातिर दूसरी शादी तो कर सकता है, लेकिन पूजा को कभी नहीं छोड़ सकता। यही वजह है कि वह दूसरी शादी करने के लिए मान गया है। मैं अपनी माँ की कही हुई सारी बातें सुनकर हैरान रह गई थी कि वो विराट भी दूसरी शादी करने के लिए मान गया था, भले बच्चे की वजह से ही सही, मगर वो पूजा से बहुत प्यार करता था। इसीलिए उसे अपने दिमाग में यह बात लानी ही नहीं चाहिए थी। और तो और वह मुझसे शादी करने के लिए तैयार हुआ था, जबकि मैं तो उसके लिए उसकी बहनों जैसी थी। मैंने ही पूजा की शादी पर उसकी जूता चुराई की रस्म पूरी की थी, क्योंकि पूजा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, उसकी कोई बहन नहीं थी। इसीलिए मैं ही विराट की साली बन गई थी और मैं उसको जीजू भी कहती थी और अभी तक उसको जीजू ही कहा करती थी, क्योंकि यही शब्द मैंने शुरू से ही उसे कहा था और यही शब्द मेरी ज़बान पर भी चढ़ गया था। मैंने अपनी मम्मी से कहा, तो फिर आपने उन लोगों को क्या जवाब दिया? मेरी मम्मी ने कहा कि उन्होंने मुझे सोचने का वक्त मांगा था और कहा था कि अभी हमें आपका जवाब नहीं चाहिए, आप हमें आराम से सोच समझकर और सोनी से पूछकर जवाब दे देना। मैंने अपनी मम्मी से कहा, आप फ़ौरन ही उन लोगों को इनकार कर दो। फिर मेरी मम्मी ने कुछ ऐसा सुनाया जिसकी वजह से उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरी मम्मी ने कहा, यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है।
विराट बहुत अच्छा लड़का है और विराट जैसा अच्छा रिश्ता तो फिर शायद कभी नहीं मिल सकता। तुमने देखा नहीं कि वो कितना हैंडसम है और उसकी जॉब भी कितनी अच्छी है। मैं तो हमेशा से ही यही चाहती थी कि तुम्हारी शादी यहीं पर ही हो जाए, मगर तुम्हारी यह फ्रेंड पूजा बहुत ज़्यादा चालाक निकली थी। अपनी खूबसूरती के जाल में इसने अच्छे भले विराट को फंसा लिया था और फिर उसने शादी कर ली। इसी चीज़ की तो भगवान ने इसे सजा दी है। अब देखो फिर से पलटकर यह रिश्ता तुम्हारी गोद में आ गया है। मैं तो इस रिश्ते की तरफ से बेफिक्र हूँ और तुम्हारे लिए मुझे तो इस रिश्ते में कोई कमी नहीं लगती, क्योंकि इस रिश्ते में इनकार करने की कोई वजह ही नहीं है। इस तरह मेरी एक बेटी तो मेरे सामने रहेगी, बाकी तो दूसरे शहरों में शादी करके गई हैं। मर्द को इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता कि वह पहली शादी कर रहा है या दूसरी। मैंने कहा, अच्छा तो आप मेरी शादी एक ऐसे शख्स से करवाना चाहती हो जो पहले से ही शादीशुदा है और उसकी जो पत्नी है वो पागल है, और एक शादीशुदा लड़के से आप मेरी शादी करवाने के लिए तैयार हो। मेरी मम्मी ने कहा कि तेरी भी तो पहले इंगेजमेंट हो चुकी थी और फिर टूट भी गई थी। सारे ही लोगों को इस बारे में पता है कि तेरी इंगेजमेंट टूट चुकी है। मैंने कहा, मेरी मंगनी ही तो टूटी थी, मैं विदा होकर अपने ससुराल तो नहीं चली गई थी ना। मेरी मम्मी कहने लगी, पागल लड़की, इन लोगों के पास बहुत पैसे हैं, इसीलिए तुम वहाँ पर बहुत खुश रहोगी। मैंने कहा, पैसे हैं तो मैं क्या करूं? हमारे पास क्या पैसों की कोई कमी है? और वैसे भी मैं अपनी फ्रेंड के साथ धोखा नहीं करना चाहती हूं। मैंने सोच लिया था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि वह बेचारी अपने होश में नहीं है और मैं उसकी सौतन बन जाऊं। मैंने तो अपनी मम्मी से साफ इनकार कर दिया था। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत बातें सुनाई थी, तो मैं सीधा पूजा की ससुराल ही चली गई। मैं जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई तो विराट सामने ही बैठा हुआ था। मैंने विराट से कहा, विराट, आखिर यह सब कुछ क्या हो रहा है? तो उसने कहा, मैं तो खुद मजबूर हूँ, मैं तो अपनी पत्नी का ही भला चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ मेरी शादी करने की जिद पर अड़ गई है, क्योंकि उनको जल्द से जल्द अपने पोते की शक्ल देखनी है। तुम्हारी बात अलग है, लेकिन अगर कोई और औरत आ गई तो वह पूजा के साथ बहुत बुरा करेगी, जो कि मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए मैं चाहता था कि अगर तुम ही आ जाओ तो बेहतर होगा। मैंने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह की बात करोगे। मैंने आपके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा था। उसने कहा कि मैंने भी कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा था, और मेरी इस शादी का मकसद सिर्फ इतना ही है कि मेरी माँ बस खामोश हो जाए। मुझे वॉइस मैसेज मिला था। उस वॉइस मैसेज को सुनकर मैं हैरान रह गई थी। हम लोग कभी कभी चैट पर बातें किया करते थे, लेकिन अब बहुत टाइम बाद उसने मुझे मैसेज किया था, क्योंकि अपनी बीमारी की हालत में वह फ़ोन चलाने के काबिल नहीं थी। जब मैं उस वॉइस मैसेज को सुना तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो कहने लगी कि मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरे ससुराल वाले मेरे साथ बहुत कुछ कर रहे हैं। इस घर में बहुत बड़ा खेल किया जा रहा है। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे जानबूझकर पागल बना रहे हैं, और विराट मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं। वो मुझसे नज़रें मिलाकर बात भी नहीं करता। पता करो कि आखिर क्या बात है। वह मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है? वो कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी सास भी कुछ कह रही थी, वो रात को कहीं गायब हो जाती है। मेरी सास जैसे ही मुझे दवाई देती है, मेरी हालत बुरी हो जाती है। जब दवाई का असर उतरता है तो मैं ठीक हो जाती हूँ। उसके काफ़ी पर्सनल काम भी करने पड़ते थे, जो उसके घर में कोई भी नहीं करता था। नंद और सास थोड़ी ना पूजा को इस तरह से संभाल सकती है। पूजा को तो अपने आप को साफ करने का भी होश नहीं रहता, इसीलिए वह लोग मेरी शादी उसके पति के साथ करवाना चाहते थे। मैं अपनी फ्रेंड के लिए यह सब कुछ कर सकती थी। अभी मैं रोज़ उससे मिलने के लिए उसके घर जाया करती थी। वह बेचारी अजीब सी हालत में अपने कमरे में पड़ी हुई होती थी। मैं उसके कपड़े चेंज करती, उसकी साफ़ सफाई करती और उसके बाल बनाती थी, और उसको अपने हाथ से खाना भी खिलाती थी। लेकिन मैं रात के टाइम पर तो वहाँ नहीं रुक सकती थी। जब मैंने शादी के लिए इनकार कर दिया तो पूजा के ससुराल वालों ने उसका ख्याल रखने के लिए एक लड़की को रख लिया, जिसकी उम्र 16 साल थी, और वो पूजा के सारे काम किया करती थी। उसको सब लाडो कहा करते थे। वो बहुत खूबसूरत थी, मगर कद में लंबी थी, ऐसे लगता था जैसे जवान है।
मैंने अपनी मम्मी से उसके बारे में पूछा था कि यह कौन है, आखिर यह किसकी बेटी है और उनके घर में कैसे आई है। मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि इसे पूजा का ख्याल रखने के लिए रखा गया है, लेकिन यह कौन है और कहाँ से आई है इस बारे में मुझे भी नहीं पता है। एक दिन वह हमारे घर पर किसी काम से आई थी, तो मैंने उससे सवाल कर लिया कि तुम कौन हो, क्या तुम इन लोगों की कोई रिश्तेदार हो। तो वो कहने लगी कि नहीं, मैं इन लोगों की कुछ नहीं लगती, मुझे नौकरी पर रखा गया है। मैंने उससे कहा तुम पूजा का अच्छी तरह से ख्याल रखना, मैं तुमसे इम्प्रेस होकर कुछ पैसे दे दिया करूँगी। उसने कहा नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। वो कुछ डरी हुई और सहमी हुई सी रहती थी। पूजा की ससुराल वाले इतने बुरे भी नहीं थे, बस सिर्फ मतलबी लोग थे जो अपने मतलब के लिए किसी को भी सर पर बिठाने के लिए तैयार हो जाते थे। जब से मैंने रिश्ते से इनकार कर दिया था, मैं जब भी पूजा की ससुराल जाती थी तो उसकी नंद और सास की नज़रें मेरे ऊपर बदली बदली सी रहती थी। पूजा की सास तो मुझे डायरेक्ट बोल दिया करती थी कि यूं मुंह उठाकर हमारे घर मत आया करो। मैंने उसकी इस बात पर कहा आंटी, मैं तो हमेशा से ही यहाँ पर आया करती थी। तो उन्होंने कहा जिसके लिए तुम आती हो उसे तो तुम्हारे बारे में पता भी नहीं चलता, तो फिर क्यों आती हो तुम यहाँ पर। मैंने अपने घर आकर जब मम्मी को यह बात बताई तो उन्होंने कहा कि उन लोगों ने तुम्हारी इतनी बेइज्जती कर दी है, तुम अब वहाँ पर मत जाना। मैंने उनसे कहा मैं तो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती हूँ। तो मेरी मम्मी ने कहा कि उसका ख्याल रखने के लिए बहुत लोग हैं। मुझे पूजा को देखकर बहुत अफसोस होता था। वो तो विराट को उससे मोहब्बत थी, वरना तो उसके ससुराल वाले अब तक पूजा को घर से निकाल चुके होते। ये लोग मुझसे अपने शादीशुदा बेटे की शादी कराना चाहते थे, मगर जब मैंने इनकार कर दिया तो इन लोगों ने अपने बेटे के लिए कोई और लड़की तलाश नहीं की, या फिर उन लोगों को कोई लड़की नहीं मिल रही होगी। ऐसे घर में आखिर कौन शादी करेगा जहाँ पर लड़के की पहले से ही पत्नी हो और दिमागी मरीज हो, और तो और वह लड़का यह कहे कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और इसे नहीं छोड़ सकता। मैंने अब धीरे धीरे रीमा की ससुराल में जाना कम कर दिया था, क्योंकि मुझसे उसकी सास की बातें बर्दाश्त नहीं होती थी। मगर एक दिन लाडो हमारे घर में थोड़ा सा नमक मांगने आई थी, तो मैं हैरान रह गई थी। मैंने देखा कि उसकी गर्दन के पास कुछ अजीब अजीब तरह के निशान थे। मैंने उससे कहा लाडो, तुम्हारे साथ यह क्या हुआ है। तो वो फौरन अपनी गर्दन के निशान को दुपट्टे से छुपाने लगी और कहने लगी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, शायद मुझे मच्छर ने काट लिया होगा। मैंने कहा कि मच्छर तो इतनी ज़ोर से नहीं काटता, मच्छर क्या 22 फुट का था जो तुम्हें इतनी ज़ोर से काट कर चला गया। वो कहने लगी पता नहीं, शायद कोई एलर्जी होगी। जल्दी जल्दी वह हमारे घर से नमक लेकर चली गई थी। वो ज़्यादा बात नहीं करती थी। मुझे उस बेचारी पर तरस आता था। बेचारी की पढ़ने लिखने की उम्र थी और माता पिता ने उसे यहाँ काम पर भेज दिया था। एक दिन मैंने पूजा की सास से पूछ लिया कि यह लाडो के शरीर पर हमेशा इतनी सारी चोटें क्यों लगी होती हैं। तो वह कहने लगी कि तुम्हारी फ्रेंड पूजा ही उसे मारती है। मैंने कहा कि क्या उसकी ऐसी हालत हो गई है कि अब उसने लोगों को मारना भी शुरू कर दिया है। तो उन्होंने कहा जी हाँ, पागल का क्या भरोसा, पागल तो ऐसे ही होते हैं। अब तो पूजा की वजह से मेरी बेटियों ने भी घर आना छोड़ दिया है। मेरी बेटियों के बच्चे हैं, वो कहती हैं कि कहीं पूजा हमारे बच्चों को ही कोई चीज़ उठाकर ना मार दे। पिछले दिनों उसने विराट को ही मारा था। मैं तो उसकी बातें सुनकर हैरान ही रह गई थी। एक दिन विराट सुबह सुबह ऑफिस जा रहा था। मैंने उसे रोका। मैंने कहा कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो वो कहने लगा कि अभी मुझे लेट हो रहा है, मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता, फ्री होकर बात करता हूँ। मैंने कहा सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुन लो। तो वो कहने लगा हाँ बताओ क्या बात है। मैंने कहा कि पूजा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, आप उसे किसी दिमाग के डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते। ऐसे तो नहीं चलेगा, उसका इलाज तो करवाना ही होगा। तो वो कहने लगा कि अगर तुम्हें इतनी फिक्र थी तो तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। अब तुम एडवाइस देती तो बेहतर होता, फिर मैं इस बात पर ध्यान भी कर लेता। हम उसका इलाज करवा रहे हैं, तुमने बात नहीं मानी, इसलिए तुम्हें उसकी फ़िक्र जताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ये क्या बात हुई, वह मेरी फ्रेंड है, मेरे लिए बहनों जैसी है। इस बात पर वो हंसने लगा और कहने लगा मेरी ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, मुझे जो करना है वह मैं कर लूँगा, तुम्हें एडवाइस देने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तुम अपनी एडवाइस अपने पास रखो। मैं खड़े होकर सोचने लगी कि यह इंसान तो मुझे हमेशा अच्छे तरीके से बात करता था, अब ना जाने क्यों उसके बोलने के अंदाज में बदलाव आ गया था। अब उसकी बातों को क्या हो गया था। एक दिन मैं पूजा के पास बैठी थी, लगभग 20 दिन पहले की बात है। मैं भी क्या करती उसका ख्याल मेरे दिल से निकलता ही नहीं था। मैंने पूजा से कहा, पूजा तुम लाडो को क्यों मारती हो? तो वह कहने लगी, मैं लाडो को क्यों मारूंगी, वो तो इतनी मासूम है, मेरे लिए मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं उसको नहीं मारती। मुझे पता था कि पूजा ही उसे मारती थी, लेकिन अभी तो वो ऐसे ही मुझसे कह रही थी। मैंने कहा कि अब उसको मत मारना। वो कहने लगी, मैं नहीं मारती हूँ यार उसको, मैं खुद किस्मत की मारी हुई हूँ, भला मैं किसी की औलाद को क्यों मारूंगी? मेरी अपनी औलाद इस दुनिया से चली गई, मैं बांझ हो गई हूँ। अचानक से पूजा इस तरह की बातें करने लगी थी जैसे वह बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा कि तुम तो ठीक हो? तो वो कहने लगी, जी हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मुझे क्या हुआ था? रीमा बहुत दिनों बाद ऐसी बातें कर रही थी। मैं उसे देखकर ऐसे खुश हो गई जैसे बहुत दिनों बाद कोई बेहोशी से वापस आ जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी सास कमरे में आ गई और कहने लगी कि पूजा की दवाई का टाइम हो गया है, उसको दवाई खिला दो। मैंने सोचा शायद वह दवाई की वजह से ठीक हो रही है, तो मैंने उसे वह दवाई खिला दी। पर जैसे ही उसने दवाई खाई, थोड़ी देर के बाद वह फिर से अजीबोगरीब हरकतें करने लगी थी। कभी हंसने लगती तो कभी रोने लगती थी। मैं हैरान हो गई थी कि दवाई खाने से पहले तो वह बिल्कुल ठीक बैठी हुई थी, अब उसे क्या हो गया था? ठंडी चली गई थी, गर्मियों का मौसम आ गया था, लेकिन लाडो को जब मैं देखती हूँ तो उसने अपने आप को एक गर्म सी शॉल में लपेटा हुआ होता था। मैंने कहा कि तुम्हें गर्मी नहीं लगती, तुम गर्म शॉल ओढ़ रही हो, अब तो गर्मी का मौसम आ गया है। वो शॉल को ठीक करने लगी और कहने लगी, मुझे शॉल ओढ़कर घर में रहना अच्छा लगता है। मैंने कहा कि जब तुम शुरू शुरू में आई थी तब तो ऐसा नहीं करती थी, और फिर किसी के घर में काम करती हो तो फिर उनके घर में रहते हुए आदत हो जाती है, इसीलिए उनसे इतना शर्माया नहीं जाता, इसीलिए तुम्हें इतना ज़्यादा अपने आप को ढक कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहने लगी, नहीं नहीं, आप मुझसे दूर रहा करो, मेरी शॉल की तरफ हाथ मत लगाओ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं कौन सा उसकी शॉल को खींच रही थी? यह लड़की तो मुझे बड़ी ही अजीबोगरीब सी लग रही थी। एक दिन मैं रात को अपने कमरे में सो रही थी। मुझे पूजा के नंबर से व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज मिला था। उस वॉइस मैसेज को सुनकर मैं हैरान रह गई थी। हम लोग कभी कभी चैट पर बातें किया करते थे, लेकिन अब बहुत टाइम बाद उसने मुझे मैसेज किया था, क्योंकि अपनी बीमारी की हालत में वह फ़ोन चलाने के काबिल नहीं थी। जब मैंने वह वॉइस मैसेज सुना तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। वो कहने लगी कि मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरे ससुराल वाले मेरे साथ बहुत कुछ कर रहे हैं, इस घर में बहुत बड़ा खेल किया जा रहा है, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे जानबूझकर पागल बना रहे हैं, और विराट मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं। वो मुझसे नज़रें मिलाकर बात भी नहीं करता। पता करो कि आखिर क्या बात है, वह मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है। वो कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी सास भी कुछ कर रही है, वो रात को कहीं गायब हो जाती है। मेरी सास जैसे ही मुझे दवाई देती है मेरी हालत बुरी हो जाती है। जब दवाई का असर उतरता है तो मैं ठीक हो जाती हूँ। मैं जानती हूँ मैं कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन मैं विराट की पत्नी बनकर ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, पर वह मेरे कमरे में बिल्कुल नहीं आता, मुझसे दूर हो गया है। इन लोगों ने ज़रूर कुछ किया है। उसके साथ रीमा चुपके चुपके बोल रही थी, और जिस तरह वॉइस मैसेज बंद हुआ ऐसा लगा कि जैसे कोई पीछे से आ गया था। मैं तो हैरान रह गई थी, और मैंने सोच लिया था सुबह यह बात मैं विराट के सामने जाकर करूँगी, लेकिन सुबह ही वह वॉइस मैसेज डिलीट हो चुका था। पूजा ने तो नहीं किया, लेकिन लगता है किसी ने उसे देख लिया था। मुझे बहुत सोच समझ कर चलने की ज़रूरत थी। मैं दबे कदमों से पूजा के ससुराल में दाखिल हुई थी और पूजा के कमरे में जाना चाहती थी ताकि उससे बात कर सकूं। उसके ससुराल वाले देर से सोकर उठते थे, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। जब लाडो अपने ख्यालों में चलती आ रही थी और मैंने उसे देख लिया था, मुझे ऐसा लगा कि मैं चक्कर खाकर गिर जाऊंगी, क्योंकि लाडो को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह कम उम्र की और कुंवारी लड़की माँ बनने वाली है, और शायद बहुत जल्द ही उसकी डिलीवरी होने वाली है। वहीं से मैं उल्टे कदम भाग कर आ गई थी। मुझे किसी ने नहीं देखा था। मैं अपने घर आकर सोचने लगी कि यह सब कुछ क्या हो गया। मैंने फैसला कर लिया था कि यह बात मुझे फ़ौरन से
पहले पूजा को बतानी चाहिए, फिर उसके घर में आखिर क्या हो रहा है। लेकिन यह सब कुछ किसने किया था? लाडो को तो यह लोग अपने घर में काम के लिए लाए थे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि यह लड़की किसी और के साथ रिलेशन में थी? और इन लोगों को भी यह बात पता नहीं थी, क्योंकि पूजा के ससुराल वाले मुझे गलत नहीं लगते थे। ये लोग बहुत समझदार और इज्जतदार लोग थे, इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते थे। मेरे पास जो सबूत था वह भी खत्म हो चुका था। मैंने अब पूजा से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उसके ससुराल वालों ने मुझे मिलने नहीं दिया और कह दिया कि वह सो रही है। मैं जब भी जाती तो वह लोग मुझे यही जवाब दे देते थे। शायद इन लोगों को शक हो गया था कि पूजा ने मुझे ही मैसेज किया था, क्योंकि मैसेज डिलीट हो गया था, इसीलिए यह लोग मुझे उससे मिलने नहीं दे रहे थे। मैं यह बात सबसे पहले पूजा को बताना चाहती थी, लेकिन शायद उसको बताने का कोई फ़ायदा नहीं था। पूजा के बाद यह बात मुझे विराट को बतानी चाहिए थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वह पहले से ही सब कुछ जानता था, क्योंकि अब वो नज़रें नहीं मिलाया करता था। पर अगर वह सब कुछ जानता था तो फिर मैं उसे बता के यह साबित करना चाहती थी कि मुझे इस बारे में पता है। मैंने मौका देखकर विराट को यह बात बताई। मैंने उसे कहा, आपके घर में काम करने वाली लड़की माँ बनने वाली है या नहीं? तो वो कहने लगा, हमें उससे क्या, वह माँ बनने वाली है या नहीं यह तो वह जाने और उसकी फैमिली जाने। और तुम क्यों हमारे घर के मैटर में इतना घुस रही हो? अगर घर में आने का इतना ही शौक था तो शादी कर लेती। मैंने कहा, विराट तुम मुझे एक बात बताओ, तुम खुद कहते हो कि तुम पूजा से मोहब्बत करते हो। इस पर अगर मैंने इनकार कर दिया तो इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने तुमसे कहा है ना कि मैंने कभी तुम्हें उस नज़र से नहीं देखा। इस बात पर वह खामोश हो गया था। मैंने उससे कहा, मुझे पूजा से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? वो कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, वह जाग जाएगी तो तुम उससे मिल लेना। पता नहीं वह क्यों उखड़ा उखड़ा रहता था। मैंने ये बात अपनी मम्मी को बताई तो मम्मी ने इस बात को सुनकर बहुत मज़े लिए थे और कहा कि पता नहीं लाडो के पेट में जो बच्चा है वह किसका है। मम्मी ने कहा कि हम क्या करेंगे, उसका मैटर है, और तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? यह हमारा मैटर नहीं है। मैंने कहा, मम्मी यह हमारा मैटर नहीं है, लेकिन हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि मैं तो मम्मी की बात सुनकर खामोश हो गई थी और अपने कमरे में चली गई थी। उसी रात सामने वाले घर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। यह समझना कोई मुश्किल काम नहीं था कि यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि लाडो की थी। सुबह हुई तो पूजा की सास बाहर खड़े होकर किसी को अपने घर के दरवाजे से बाहर भेज रही थी। मुझे शक्ल से वह या तो कोई नर्स या फिर कोई डॉक्टर लग रही थी। जब वो चली गई तो पूजा की सास ने ऊपर देखकर गहरी सांस भरी और फिर वह घर के अंदर चली गई। फिर थोड़ी देर बाद ही घर के अंदर ऐसी चीज़ें जाने लगी जो छोटे बच्चों की होती हैं। उनका घर हमारे घर से बिल्कुल सामने था और उनके घर की खिड़की बिल्कुल मेरे कमरे की खिड़की पर ही खुलती थी। मुझे उनके घर के सामने का दरवाज़ा साफ नज़र आता था। अंदर कौन जा रहा है और कौन आ रहा है मैं सब कुछ देख सकती थी। इसका मतलब कि लाडो ने बच्चा पैदा किया था, तभी तो घर में छोटे बच्चों का सामान जा रहा था। लेकिन इस बच्चे का पिता कौन था? अगर इन लोगों ने कहा कि हमें नहीं पता इस बच्चे का पिता कौन है, तो फिर इस बच्चे का खर्च कौन उठा रहा था? मैं पूजा को यह सब कुछ बताना चाहती थी। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैं सीधा घर के अंदर गई और पूजा के कमरे की तरफ भाग कर चली गई थी। उसके ससुराल वालों ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी। मुझसे कहा था कि वह सो रही है, लेकिन मैं फिर भी चली गई थी। सामने का नज़ारा देखकर मैं तो हैरान रह गई थी। पूजा ने मुझे देखा तो वह खुशी से मुस्कुराई और उसने कहा कि देखो, भगवान ने मुझे बेटा दिया है। वो इस बच्चे को अपनी गोद में लिए बैठी थी और बहुत खुश नज़र आ रही थी, लेकिन लाडो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। पूजा के पास विराट भी बैठा हुआ था। वह दोनों बच्चे को ऐसे देख रहे थे जैसे यह बच्चा उनका ही है, लेकिन यह बच्चा पूजा का नहीं था। मैं अच्छी तरह से जानती थी। मुझे किसी ने बुलाया नहीं और ना ही मुझसे कोई बात की। मैं वापस अपने घर को आ गई थी। पूजा बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी और मुझसे नज़रें चुरा रही थी, जैसे उसके दिल में कोई बात थी। लेकिन सुबह के 7 बजे हमें पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। गाड़ी हम लोगों के घर के सामने आकर खड़ी हो गई थी और विराट और उसके माता पिता को अपने साथ लेकर जाने की बातें कर रही थी। वो लोग नहीं जा रहे थे और कह रहे थे कि हम आपकी बात बड़े ऑफिसर से करवाते हैं। हम ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। हमें क्या पता
कि वह लड़की कहाँ है। मैं और मेरी मम्मी यह सब कुछ देख रहे थे क्योंकि मामला बहुत सीरियस था। इसके बाद रिपोर्ट सामने आई तो ऐसे ऐसे राज खुले थे कि हम सब लोग हैरान रह गए थे। पूजा के ससुराल वाले लाडो को पूजा का ख्याल रखने के लिए नहीं बल्कि विराट के लिए लेकर आए थे। वो विराट के लिए बच्चे की माँ बनने वाली थी। उसने बेटे को जन्म दिया था और वह बेटा विराट का था और उन्होंने इस बच्चे को पूजा की गोद में डाल दिया था। लोग यही समझ रहे थे कि यह उनकी बहू का बेटा है। पूजा भी नॉर्मल हो गई थी और इस बच्चों को अपने बच्चे की तरह पाल रही थी। विराट और पूजा बहुत खुश थे। यह मामला बहुत ही अजीब गरीब था। जो उन्होंने किया था वह बहुत गलत था। लाडो एक कम उम्र की और कुंवारी लड़की थी। अब पता चला कि लाडो पर कभी भी पूजा ने हाथ नहीं उठाया था बल्कि उस पर जुल्म हो रहे थे और जुल्म करने वाली उसकी सास और नंद थी। लाडो किसी गरीब की बेटी थी और उसके माता पिता से ये कहकर लाडो को लाया गया था कि हमें उससे घर का काम करवाना है, लेकिन उसके साथ यह सब कुछ करवाया गया था। ये सब कुछ बहुत हैरान कर देने वाला था। इसके बावजूद भी जो हुआ वह बहुत ज़्यादा घिनौना काम था और वो ये हुआ कि लाडो की उम्र कम थी और वह बहुत कमज़ोर थी। यह लोग उसके घर से सारे काम करवाते थे और उस पर मारपीट भी करते थे ताकि वह विराट के साथ रिलेशन बनाने के लिए तैयार हो जाए और उसे प्रेगनेंसी रह जाए। वो बेचारी बच्चे के जन्म के वक्त इस दुनिया से चली गई थी और उसकी मौत के जिम्मेदार यह सब लोग थे। पुलिस ने विराट और उसकी पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लिया था। जब सारे टेस्ट हुए तो यह बात साबित हो गई थी कि उसके साथ यह सब कुछ करने वाला और कोई नहीं बल्कि विराट ही था। मैं तो हैरान रह गई थी कि वह पढ़ा लिखा और अपनी पत्नी से इतना प्यार करने वाला इंसान था। वो इस हद तक कैसे गिर सकता था। कहते हैं ना कि इंसान का कभी पता नहीं चलता कि वह क्या से क्या कर बैठे। किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लाडो के माता पिता गरीब थे और इन लोगों को कुछ सालों की सज़ा भी ना दिलवा सके। यह लोग जो जमानत पर 6 महीने बाद ही रिहा हो गए थे। सबसे अजीब बात यह थी, जब मैं पूजा से कहती हूँ कि यह सब कुछ गलत है तो वो कहती है कि जो होना था सो हो गया और उसकी गोद में बच्चा भी आ गया है। वह उसको पाकर बहुत खुश है। वह कहती है कि मेरे लिए मेरे पति ने इतना बड़ा कदम उठाया है। वो जेल तक गया है सिर्फ मेरी गोद में बच्चा लाने के लिए। मैं तो कभी माँ नहीं बन सकती थी पर अब मैं एक माँ कहलाऊंगी। इसीलिए मुझे अपने पति से कोई शिकायत नहीं है। मैंने अपने पति को माफ़ कर दिया है। उसने जो किया मेरे लिए किया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि पूजा ऐसा कैसे सोच सकती थी। आखिर इस सब में उस बेचारी मासूम लड़की लाडो का क्या कसूर था जिसको इन लोगों ने अपनी ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल किया था। पूजा को यह लोग जानबूझकर नींद की दवाई दे रहे थे ताकि विराट उस लड़की के साथ रह सके। इसीलिए तो उसने मुझे वह वॉइस मैसेज भेजा था, लेकिन अब उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वह कह रही थी कि मेरे पति ने जो कुछ किया है मेरे लिए किया है। उस वक्त शायद मैं कुछ ना समझ पाती, मगर अब मुझे समझ आ गया है कि मजबूरी इंसान को इतना ज़्यादा गिरा देती है कि वह सामने वाले के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। उसे सिर्फ अपनी ही फिक्र होती है। लाडो के साथ ठीक नहीं हुआ था। मुझे आज भी उस बेचारी की याद आती है। पूजा और विराट तो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, लेकिन लाडो बेचारी इस दुनिया से चली गई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। Subscribe now and press the bell icon.